सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ऑलराइट, रविंद्र जी ने ज्वाइन कर लिया है और भी काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए। चलो, सो सेकंड मार्च 2023 का ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है गाइस। तो वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। सो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा काम का है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ जनरल स्टडीज के अब से वी आर प्लानिंग कि आपको रेगुलर बेसिस पर 20 क्वेश्चंस दिए रहे हैं। अभी पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस के टेस्ट हुए थे, तो उसकी पीडीएफ विद सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशंस बनाकर जो है वो रेडी की जा रही है आप लोगों के लिए, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, तो जो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की जाएगी। एंड इसके अलावा हमारा जो है वो एक कोर्स है 577 पर मंथ का जनरल स्टडीज का कोर्स, जिसमें 500 प्लस घंटों की क्लासेस जो है वो आपकी कवर करवाई जाएगी। 1 अप्रैल से ये बैच जो है वो शुरू हो रहा है। इसकी जो सीट्स है मात्र 500 है, जल्दी इसके एडमिशन जो है वो बंद होने वाले हैं, तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। प्लस 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस की टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए, टारगेटेड एग्जाम वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है और क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट पैटर्न पर है। तो ये टेस्ट सीरीज भी जो है वो आपको मिल जाएगी। और कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, हमारे बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो ये नंबर है 9713283811। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे और 11 AM to 7 PM। तो आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो 13,000 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो अभी रिसेंटली मिला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अभी आधार कार्ड में एक नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो लाया गया है, तो जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और भी बेटर, यानी कि अपग्रेड किया है आधार की सिक्योरिटी को। फिर एक मैड काउ डिजीज करके है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि तीसरा पेशेंट, नेक्स्ट न्यूज है कि तीसरा पेशेंट जो है वो ठीक हो गया एचआईवी से, तो एचआईवी के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन अग्निपथ स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, तो इसके बारे में डिटेल में पूरी चीज हम लोग कवर करेंगे। ये शिव मोगा एयरपोर्ट जो है, ये आपको ऑलरेडी पता है, बताओ जरा ये शिव मोगा एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है। इसके बारे में मैं पहले भी आप लोग को कवर करा चुका हूँ, इसका भी रिसेंटली उद्घाटन हुआ है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में भी देखने को मिला था। लास्ट न्यूज में हमने डिस्कस किया था, अगेन फिर से ये टॉपिक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज में आ गया है। फिर नेशनल साइंस डे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि नेशनल साइंस डे जो है वो सीवी रमन जी को ऑनर करते हुए मनाया जाता है, जिनके एक इफेक्ट रमन इफेक्ट इनका है, जिसके बारे में भी हमने चर्चा किया हुआ है काफी बार। फिर हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये फिशरीज को लेकर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके बारे में हालांकि पहले भी हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं, दोबारा से ये टॉपिक न्यूज में आया है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गन ऑन अ चिप का ये टॉपिक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स के क्विज होंगे। फिर हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करेंगे ये वनडे एग्जामिनेशन और स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न्यूज को। जैसे कि बताया जा रहा है कि पहली बार केरला का मंदिर का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, यानी कि केरला टेम्पल यूज अ रोबोटिक एलिफेंट, यानी कि केरला टेम्पल ने रोबोटिक एलिफेंट का उपयोग किया है रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए। रोबोटिक एलिफेंट हम लोग को केरला के मंदिर में देखने को मिल रहा है। देन जो है वो इंडिया ने जीत लिया है जीएसएम एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 को। फिर नेक्स्ट ये टॉपिक रिपीट हो गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 13,000 साल पुराने बुद्धिस्ट स्तूप की, मोनास्ट्री की जो है वो डिस्कवरी करी है, तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट अगर हम लोग को मिलते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि अबाधा ABADH है, तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे इसमें। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ये चीफ गेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और स्पीकर हम लोग को 8वें राइसीना डायलॉग के देखने को मिल रहे हैं। तो राइसीना डायलॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइसीना डायलॉग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये टॉपिक फिर से रिपीट हुआ है कि UIDAI ने जो है वो एक नया सेफ्टी फीचर लेकर आई है आधार कार्ड के अंदर। देन हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जिसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने हैदराबाद के अंदर। देन हम लोग को एक न्यूज देखने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया की क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 4.4% की ग्रोथ पे रिकॉर्ड की गई है। फिर एकुशे बोई मेला हम लोग को देखने को मिल रहा है, एकुशे बोई मेला, तो अभी ये कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है 28 फरवरी 2023 को, तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये बांग्लादेश के अंदर खत्म हुआ है। देन बिहार सरकार ने 2.6 लाख रुपीस करोड़ का बजट जो है वो, यानी कि 2.6 लाख करोड़ रुपीस का बजट जो है वो बिहार सरकार लेकर आई है, तो बिहार पीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो 10 क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो शुरू करेगी, सेटअप करेगी फूड क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर देखो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। देन
स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड 2022 लियोनेल मेसी को जो है वो मिला है। और फिर जन विश्वास बिल भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, पार्लियामेंट पे रखा जाएगा बजट सेशन के दौरान। 47 फाउंडेशन डे, इंडियन सिविल अकाउंट्स डे का सेलिब्रेट किया गया 1 मार्च 2023 को। तो ये सब टॉपिक्स हैं। फिर इन टॉपिक से रिलेटेड अगेन आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे और उसकी पूरी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो 13,000 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूप हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 13,000 साल पुराना बुद्धिस्ट का स्तूप जो है वो फाइंड आउट किया है। और ये बताया जा रहा है कि ओडिशा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वहां पर एक माइनिंग साइट है जहां से ये मिला है। और यहाँ पर हम लोग को खोंडलाइट स्टोन्स भी जो है वो प्राप्त हुए हैं। खोंडलाइट स्टोन, तो आपको ये स्टोन से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, खोंडलाइट स्टोन, राइट। और ये प्रोजेक्ट जो था खुदाई का, ये जगन्नाथ मंदिर के नजदीक में हम लोग को देखने को मिल रहा था। और जो स्तूप पाया गया है वो 4.5 मीटर्स बड़ा स्तूप हम लोग को देखने को मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि 7th और 8th सेंचुरी के समय पर यह स्तूप हुआ करता होगा। और ये नया स्तूप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये बता रहा है कि पुराना जो पीरियड था वो किस प्रकार का हुआ करता था, उसकी जानकारी दे रहा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये एक अटेम्प्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसमें ये पूरी तरह से इस स्तूप को जो है वो रिवाइव करेंगे, रिस्टोर करेंगे। क्योंकि ये स्तूप जो मिला है हम लोग को, ये सही कंडीशन में नहीं था, राइट, ठीक कंडीशन में नहीं था, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। देन खोंडलाइट स्टोन्स के बारे में हम लोग की चर्चा हो रही है, खोंडलाइट स्टोन। तो अब यहां पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी। देखो, एक न्यूज तो आपको मिल गई है कि पुरी के नजदीक ओडिशा में जो है वो खुदाई हुई और उस खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या मिल गया, स्तूप मिल गया, राइट। तो स्तूप के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बुद्धिस्ट स्तूप के बारे में। बट उससे पहले ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि खोंडलाइट स्टोन। तो खोंडलाइट स्टोन जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। क्या है मेटामॉर्फिक रॉक? जैसे कि आपको पता है कि रॉक्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। रॉक साइकिल आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। तो कौन से रॉक्स होते हैं, कौन बताएगा मुझे? फटाक से बताओ, मेरे जीएस के स्टूडेंट्स फटाक से आंसर दो। रॉक साइकिल में कौन से रॉक्स होते हैं, जल्दी बताओ। 3 रॉक्स हम लोग को मेनली देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इग्नियस, सेकंड मेटामॉर्फिक और थर्ड सेडिमेंट्री, राइट। तो तुरंत इसके आंसर जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको जो है इंडिया के अंदर कहा जाता है बेजवाड़ा जेनेसिस या कैलाश जेनेसिस, राइट। और इसका नाम जो है वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश की खोंड ट्राइब के नाम पर रखा गया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की खोंड ट्राइब, याद रखिएगा, खोंड ट्राइब, इसी के नाम पर इस पत्थर का नाम रखा गया है। अब खोंडलाइट स्टोन जो है ये सप्लाई किए जाते थे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको ब्यूटिफाई करने के लिए पत्थर जो है वो लगाए जाते थे। और 12th सेंचुरी श्री जगन्नाथ मंदिर जो पुरी के अंदर है वहां पर भी इस पत्थर का सप्लाई हुआ है। और खोंडलाइट स्टोन जो है इसका उपयोग एंशिएंट टेम्पल में किया जाता था और कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल को मेंटेन करने के लिए इसका पत्थर का उपयोग होता था। तो कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल। अब स्तूपास के बारे में बात करते हैं। तो स्तूप के बारे में आपको एक जानकारी है कि स्तूप क्यों बनाए गए हैं। क्योंकि स्तूप जो है उसके अंदर रेलिक्स होते हैं। रेलिक्स जो है वो क्या होते हैं, जिसके अंदर अवशेष होते हैं, यानी कि एक डब्बा होता है, एक बॉक्स, कास्केट का बॉक्स हम लोग को देखने को मिलता है। एक डब्बा रहता है जिस बॉक्स के अंदर जो है वो बुद्धिस्ट और उनके फॉलोअर्स की अवशेष है, अस्थियां आप कह सकते हो, वो हम लोग को देखने को मिलती है। और सांची मध्य प्रदेश के अंदर ग्रेट स्तूप हम लोग को देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्तूप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। 5 टाइप्स के स्तूप होते हैं। एक रेलिक स्तूप जिसके अंदर बुद्धास और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके हम लोग को रेलिक्स, रिमेन्स जो है वो देखने को मिलता है, राइट, अवशेष। और ऑब्जेक्ट स्तूप यानी कि बुद्ध और उनके जो फॉलोअर्स वगैरह जो है उनके या उनके शिष्य की बात करें, फॉलोअर्स भी नहीं, इनके शिष्य की बात करते हैं, तो उनके ऑब्जेक्ट्स, उनके सामान वगैरह हम लोग को इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरे स्तूप जो ऑब्जेक्ट स्तूप होता है। तीसरा कॉमेमोरेटिव स्तूप हम लोग को, स्मारक स्तूप जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं उनकी जितनी भी जीवन की घटनाएं हैं तो उसके बारे में इस स्तूप में जो है वो मेंशन रहता है। फिर एक सिंबॉलिक स्तूप हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। प्रतीकात्मक स्तूप, किसी पर्पस के लिए जो है ये बनाया जाता है। फिर एक वोटिव स्तूप हम लोग को देखने को मिलता है। ये किस पर्पस के लिए है? स्पिरिचुअल बेनिफिट को गेन करने के पर्पस के लिए, यानी कि लोग वहां पर जाएं और स्पिरिचुअल बेनिफिट जो है वो हासिल करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब अगेन नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी कंट्री में जितने भी हिस्टोरिक एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट साइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, ये काम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, करेक्ट। सेकंड, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। और जितनी भी चीजें
एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 और एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 के तहत जितनी भी चीजें रखी गई हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनको रेगुलेट करने का काम जो होता है वो इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का होता है। क्लियर पॉइंट? तो ये जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब देखो, आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर जो है वो ऐड किया है, आधार को अपग्रेड किया गया है। यूआईडीआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, यूआईडीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आती है। इन्होंने एक नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म, एक नया सिक्योरिटी फीचर जो है वो आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए शामिल किया है, मतलब अपग्रेड कर दिया है, जिसके तहत जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो सुरक्षा तंत्र जो है तो उसको और बेटर, स्पूफिंग के प्रयासों को जो है वो और बेटर किया गया है। अगर हम बात करें स्पूफिंग की, कि स्पूफिंग जो है वो क्या होता है एग्जैक्टली, तो उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो स्पूफिंग का मतलब जो है कि a humorous imitation of something, typically a film or a particular genre of film in which its characteristics feature are exaggerated for comic effect। जैसे कई बार ये होता है ना कि कॉपी, मतलब जैसे कि कोई फिंगरप्रिंट है, किसी की कोई कॉपी करके उसको लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये तुरंत जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, मतलब कि फेक चीजों को, फेक फिंगर प्रिंट के ऑथेंटिकेशन जो है वो करने नहीं देगा, राइट। तो उसको और बेटर, यानी कि सिक्योरिटी फीचर को और बेटर कर दिया और अपग्रेड कर दिया गया, तो दैट इज स्पूफिंग। एंड सिक्योरिटी फीचर जो है, इसके अंदर हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी दोनों का उपयोग जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसको डिजाइन किया गया है कि जिससे कि इफेक्टिव तरीके से फिंगर माइन्यूटिया और फिंगर इमेज, फिंगर माइन्यूटिया मतलब कि फिंगर्स के बिल्कुल, जैसे कि आपने कभी वो फोन यूज किया है जिसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होता है, बहुत कॉमन है आजकल सभी फोन्स में फिंगरप्रिंट लॉक हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप जब फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करते हो तो आपको पता है ना कि बिल्कुल एक बार दबाओ, फिर 2 बार दबाओ, फिर 3 बार दबाओ, फिर 4 बार दबाओ। जब अपन सेटअप करते हैं ना फिंगरप्रिंट, रिलेट कर पा रहे हो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? फोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट रहता है, तो फिंगरप्रिंट जब अपन वो करते हैं ऑथेंटिकेशन, मतलब वो करते हैं उसको, लॉक को जो है वो सेटअप करते हैं, तो अपन एक बार थंब दबाते हैं, फिर बोलते हैं फिर हटाकर फिर से लगाओ, फिर हटाकर फिर से लगाओ। तो वो क्या करता है, वो पूरी तरह से एक एक उसके माइन्यूट से माइन्यूट चीजें जो होती हैं उसको वो कॉपी करता है। तो ये वही चीज है कि इसको डिजाइन किया गया है कि इफेक्टिव तरीके से जो है वो उपयोग जो है वो किसका किया जाएगा, फिंगर माइन्यूटिया का और फिंगर इमेज का। फिंगर इमेज भी लेगा ये, और बिल्कुल माइन्यूट फीचर्स यानी कि जो भी लाइंस हम लोग को फिंगरप्रिंट की देखने को मिलती है उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से उपयोग करेगा, राइट। और लाइवनेस और जेन्युइननेस, फिंगरप्रिंट कैप्चर जो ये वो लाइव है कि नहीं, वो जेन्युइन है कि नहीं, उस चीज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेगा। तो ये अपग्रेड कर दिया उन्होंने एक सिस्टम। बस एक जनरल सी बात आपको पता होनी चाहिए, इसका बेनिफिट काफी सारे सेक्टर्स में होगा, बैंकिंग, फाइनेंशियल, टेलीकॉम, गवर्नमेंट सेक्टर्स में स्कीम वगैरह अलॉट करने के लिए इसका उपयोग होगा, राइट। काफी सारी बेनिफिट जिसमें हम लोग को जो है वो आधार के थ्रू देखने को मिलती है। आधार के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। तो एवरेज आज की डेट में बताया जाता है कि 70 मिलियन ट्रांजेक्शन हर दिन होते हैं आधार के, और टोटल नंबर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन जो है वो अभी 88.29 बिलियन दिसंबर 2022 के एंड तक रिपोर्ट किए गए हैं। अब यूआईडीआई के बारे में बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है। किस कानून के थ्रू इस बॉडी को बनाया गया? आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 के थ्रू इसको बनाया गया। यूआईडीआई जो है वो क्रिएट की गई थी किस ऑब्जेक्टिव से? कि इशू करना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, सभी इंडियन रेसिडेंट को। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज, अब देखो, अब ये डिजीज मैड काउ डिजीज है, तो कहीं ना कहीं एक किसी भी चीज को हम लोग पागल जो है वो कब कहते हैं? जब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया हो, या फिर जब उसका ब्रेन जो है वो अफेक्ट हो गया हो, क्योंकि हमारा ब्रेन से ही कनेक्टेड है हमारा सीएनएस। तो ये बेसिकली ये बीमारी जो है वो गाय के ब्रेन को, गाय के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करती है। पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके नाम से ही जो चीज हम लोग को क्लियर हो रही है। तो ब्राजील ने जो बीफ के एक्सपोर्ट को जो है वो रोक दिया है, जब उसने कंफर्म किया कि नदर्न स्टेट्स पर उसके मैड काउ डिजीज फैल रही है। तो ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का पूरे दुनिया भर में, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये मैड काउ डिजीज जो है वो क्या है? इसको बोवीन स्पॉन्जी फॉर्म
एनसीफेलोपैथी बोलते हैं। और एनसीफेलोपैथी टर्म आपको ऑलरेडी पता है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसको एनसीफेलोपैथी बोलते हैं। और कई केसेस में जो है वो जब ब्रेन स्वेल हो जाता है तो उसको भी एनसीफेलोपैथी के रूप में जो है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है। सो ये एक ट्रांसमिसिबल यानी कि फैलने वाली, धीरे धीरे बढ़ने वाली एक डेडली डिजीज है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है एडल्ट कैटल की यानी कि गाय की, उसको अफेक्ट करती है। ये इसका जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो एक प्रोटीन है जिसके कारण ये मैड काउ डिजीज होता है। और ये प्रोटीन सेल के सरफेस पर पाया जाता है जिसको हम लोग प्रायोन कहते हैं। तो आपको प्रायोन ध्यान में रखना है। इस प्रायोन प्रोटीन जो होता है जब उसमें डिफेक्ट्स होते हैं तब उस दौरान ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और ये डिस्ट्रॉय कर देती है सेंट्रल सिस्टम के टिश्यूज को यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये फैक्ट बस थोड़ा सा आपको मैड काउ डिजीज से रिलेटेड पता होना चाहिए, जो कि नाम से ही पूरी चीज क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट तीसरा पेशेंट जो है वो ठीक हो गया है एचआईवी से। सो एक जर्नल हम लोग को नेचर मेडिसिन की देखने को मिल रही है जिसने रिलीज किया है कि एक पेशेंट ठीक हो गया है एड्स से। 53 ईयर ओल्ड जर्मन मैन जो तीसरा व्यक्ति है जो एचआईवी से ठीक हुआ है, जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है की प्रोसेस से होकर गुजरा। अब देखो बोन मैरो और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वो एचआईवी को भी ठीक कर रही है, ये चीज प्रूफ जो है वो सामने नजर आई है जर्मनी के अंदर, राइट। और ट्रांसप्लांट जो परफॉर्म किया गया था वो ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया गया था, राइट। ट्रांसप्लांट जो हुआ है, राइट, बोन मैरो का, तो ये बेसिकली ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया गया। और एचआईवी वायरस जो है ये it was undetectable in his body even 4 years after he stopped taking antiretroviral medicine। 4 साल तक इसने एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन जो है वो ली, उसके बाद जो है वो अब एचआईवी वायरस इसकी बॉडी में नहीं दिख रहा है। पेशेंट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है वो रिसीव हुआ था एक फीमेल डोनर से जिनमें एक रेयर म्यूटेशन था CCR5 जीन का जो स्टॉप करता है एचआईवी को सेल में एंटर होने से। अब ये आपको ये चीज थोड़ी सी टेक्निकल पता होनी चाहिए क्योंकि आजकल सिविल सर्विसेज थोड़ी सी टेक्निकल जा रही है जब भी बात आती है हेल्थ से रिलेटेड चीजों की, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये जीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, CCR5 जीन। अब इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हम लोग को डेप्थ में जाना है इस जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उपयोग जो है वो किया जाता है इन दिस केस इज अ सीवियर एंड डेंजरस ऑपरेशन एंड इट इज ओनली सुटेबल फॉर सम स्पेशल केसेस और स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एचआईवी एंड ब्लड कैंसर। तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ही कम केसेस में नजर आ रहा है जो पेशेंट एचआईवी और ब्लड कैंसर से मतलब होकर गुजरते हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग जो केस है HIV-1 क्योर का, ये प्रोवाइड करा रहा है एक वैल्यूएबल इनसाइट जो कि होपफुली गाइड करेगा फ्यूचर क्योर की स्ट्रेटजीज में, यानी कि आने वाले समय में HIV को खत्म करने में हेल्प करेगा। तो देखो एक चीज अभी मैं इसको मतलब पूरा एक बार मैं समराइज करूं तो आपको इसमें 2 चीज समझ में आनी चाहिए कि जिसको जो अभी HIV से ठीक हुआ है उसकी जो डोनर थी वो CCR5 जीन उसकी बॉडी में था और ये CCR5 जीन जो है ये हेल्प करता है सेल के अंदर एचआईवी को स्टॉप करने में कि एचआईवी सेल में एंटर नहीं होगा, ये CCR5 जीन के कारण। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट। तो ठीक है, अब CCR5 जीन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बट एक मिनट रुक जाओ। एक क्वेश्चन आया है महक जी का कि सर यूनिकैम्ब्रियल कॉर्ड में स्टेम सेल मिलते हैं, उसमें बोन मैरो भी मिलता है और बोन मैरो होता क्या है? बोन मैरो अपन ने इसके बारे में जो है डिस्कस किया हुआ है। जब देखो आप जो बात कर रहे हो उस कॉर्ड की बात कर रहे हो ना कि जब बेबी का बर्थ जब हम लोग को देखने को मिलता है तो वो जो कॉर्ड हम लोग को देखने को मिलती है तो उसमें रहता है बोन मैरो, यानी कि वो इनिशियल स्टेज जो होती है, राइट, जिस लाइफ की आप कह सकते हो कि इनिशियल स्टेज बोन मैरो, राइट। जनरली हड्डियों में ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है बोन मैरो। जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारी रिसर्च में एक इंजेक्शन जो है वो हड्डी में लगता है और हड्डी के अंदर से उस मैरो को जो है वो निकालता है, राइट। और फिर उसमें जेनेटिक चेंजेस करके जो है वो ठीक किया जाता है कैस्पर-9 टेक्नोलॉजी टूल के माध्यम से, राइट। तो ये चीज है। तो बोन मैरो के बारे में पहले भी तो अपन ने पढ़ा हुआ है, काफी बार जो है वो अपन ने पढ़ा हुआ है। बोन के सेंटर में होता है मेनली बोन मैरो, बोन के अंदर, राइट। तो ये चीज है। अब देखो CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन की हम लोग बात करते हैं। अब देखो ये जो है इट इज फाउंड इन 1% ऑफ पॉपुलेशन, पहला पॉइंट। ये CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन एक व्यक्ति 1% पॉपुलेशन में होता है।
ये प्रिवेंट करता है CCR5 रिसेप्टर को CD4 इम्यून सेल में, जो एक्ट करता है एक डोरवे HIV वायरस के लिए, राइट, कि HIV वायरस जो है वो एंटर कर सकता है इस डोरवे के माध्यम से। और जिन भी लोगों के पास इस म्यूटेशन की 2 कॉपीज होती हैं, वो लोग HIV इम्यून होते हैं। ये फैक्ट ध्यान में रखना। CCR5 की जिनके पास भी 2 कॉपी होती है इस जीन की, तो वो इम्यून हो जाते हैं HIV से। एंड while those with 1 copy are less likely to contract the virus. जिनके पास एक कॉपी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, उनमें भी हम मतलब प्रोटेक्शन तो उनमें भी होती है, क्योंकि CCR5 जीन जो है वो प्रोटेक्ट करता है HIV सेल को एंटर होने से। बट जिनके पास 2 कॉपीज होती हैं इस पर्टिकुलर जीन की, तो वो HIV के वायरस को एंटर होने से रोक देते हैं। लेकिन सेल के ऊपर सरफेस में ये जीन रहता है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सेल के ऊपर एक परत बना देता है, कि जिसके माध्यम से HIV वायरस एंटर नहीं हो सकता। तो बस आपको इस टॉपिक में ये ध्यान में रखना है, CCR5 जीन, एक स्टडी के थ्रू पता लग चुका है कि CCR5 जीन जो है वो इम्यून कर देता है एक व्यक्ति को HIV वायरस से। क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके का आएगा। और कैन बोन मैरो ट्रांसप्लांट सॉल्व द HIV क्राइसिस? HIV के इशू को क्या सॉल्व कर सकता है? तो देखो, एक स्टडी के थ्रू तो पता लगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ये चीज पॉसिबल हुई है। अब देखो ध्यान से, म्यूटेशन जो है वो जनरली हम लोग को कॉकेशियन में होता है, यानी कि व्हाइट स्किन वाले लोगों में म्यूटेशन जो है वो जनरली हम लोग को म्यूटेशन का मतलब तो सभी को पता है, कोविड-19 के टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था। म्यूटेशन, कोई भी सेल जो है वो म्यूटेट करता है, इवॉल्व होता है, चेंजेस उसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये चेंजेस जनरली जो है वो व्हाइट स्किन में ज्यादा नजर आता है, व्हाइट स्किन वाले लोगों में ज्यादा नजर आता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ मैचिंग डोनर। तो इसके कारण अब जैसे ही म्यूटेशन हो गया, यानी कि उनके जीन में अगर जैसे ही चेंजेस हुए, तो अब एग्जैक्टली उनका जो डोनर है, जिनकी बॉडी में सेम वैसे ही म्यूटेशन हुआ है, वो फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट, स्पेशली फ्रॉम कंट्रीज विद हायर HIV बर्डन। तो अब देखो, जिसकी बॉडी में ऑलरेडी HIV एंटर कर गया और म्यूटेशन हो गया, या फिर जिसकी बॉडी के जेनेटिक्स में म्यूटेशन हुए हैं, अब सेम कॉपी उसकी जो है वो कहीं और से लेकर आना, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स रिस्की होते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी चाहिए। अच्छा, और सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको समझाऊं, अभी बोन मैरो को दिमाग से निकालो, आपको एक सिंपल ब्लड की बात करते हैं। भाई, ब्लड में भी तो मैचिंग होती है। अगर जैसे किसी का A पॉजिटिव ब्लड है, तो उसको A पॉजिटिव ही डोनर चाहिए, करेक्ट। अब इसमें भी ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शंस कुछ हम लोग को देखने को मिलते। चलो और थोड़ा सा और डेप्थ में घुसते हैं। अब अगर हम लीवर की बात करें कि किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन होना है, तो जब उसकी मैचिंग होती है लिवर ट्रांसप्लांटेशन की, क्योंकि लिवर का भी जो ट्रांसप्लांटेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो उसका जो डोनर होना चाहिए उसकी भी सेम, यानी कि दोनों की जो रिसीव कर रहा है और जो डोनर है, डोनेट कर रहा है, दोनों की बॉडी जो होनी चाहिए, उसका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, मोर और लेस सिमिलर होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो अगर किसी की बॉडी में जेनेटिक्स म्यूटेट कर गए, इवॉल्व कर गए, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि बोन मैरो के थ्रू चीजों को रिजॉल्व करना, ठीक करना। तो इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट रिस्की होता है और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसको मतलब इसका डोनर मिलना बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि एक व्यक्ति के बोन मैरो को हेल्दी सेल से रिप्लेस कर देता है। तो ये रिप्लेसमेंट सेल जो होते हैं, ये इधर एक व्यक्ति की खुद की बॉडी से आ जाते हैं, हेल्दी सेल खुद की बॉडी से निकाले जाते हैं, या डोनर से लिए जाते हैं। जैसे कि आपको स्किन सर्जरी के बारे में पता होगा। स्किन सर्जरी में जनरली हम लोग को देखने को मिलता है कि थाइस की स्किन जो है वो निकालकर जो है वो उसकी सर्जरी जो है वो की जाती है, यानी कि खुद की बॉडी की स्किन जो है वो कहीं से निकालकर कहीं और, क्योंकि स्किन जो है वो दोबारा से आ जाएगी, राइट। तो जिसकी बॉडी वगैरह जल वगैरह जाती है, तो उसकी सेम बॉडी की स्किन का भी जो है वो उपयोग कर लिया जाता है। तो बोन मैरो में भी अगर उसके कोई हेल्दी सेल है, हेल्दी बोन मैरो है, तो उसको निकाल लिया जाता है, या फिर डोनर फाइंड आउट करना रहता है, और डोनर फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को ही हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं, राइट। और इसमें होता यही है कि जो, अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी काम आती है। इसमें होता यह है कि एक बॉडी के जो डिफेक्टेड जो जीन्स है, उसको निकाल लिया जाता है, कैस्पर कैस9 टूल से उसको ठीक किया जाता है, और ठीक करने के बाद जो है वो उसकी बॉडी में उसको वापस एंटर कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, मेडिकली। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अब स्टेम सेल सेम चीज है। स्टेम सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड या फिर ब्लैंक सेल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू सेल्स दैट सर्व न्यूमरस फंक्शंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बोन मैरो स्पेशली। क्योंकि वो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये भी कहा जाता है कि
जो लाइफ है उसका बेसिक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ओरिजिन पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। एंड दे कैन डिवाइड ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। और आपको पता है कि सेल्स की एक प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं कंटिन्यूअसली, हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर एक अनहेल्दी सेल मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मींस पूरी बॉडी जो है वो उसकी खराब होगी। तो दैट्स वाई एक हेल्दी सेल जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग को देखने को मिलेगा कि बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा करेगी और डिजीज फ्री होगी। सो दिस इज द स्टडी, दिस इज द रिसर्च जो मेडिकल साइंस ने जो है वो अचीव करी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, स्टेम सेल्स के भी टाइप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब इसमें डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को मेनली जो कवर करना था वो इस जीन के बारे में कवर करना था, CCR5 जीन। कि ये एक जीन है जो कि HIV वायरस को एंटर होने से रोकता है, और ऐसे अगर 2 जीन्स है तो दैट मीन्स कि एक व्यक्ति पूरी तरह से इम्यून हो जाता है HIV वायरस से, राइट। तो ये चीज हम लोग को पता लगी। अब स्टेम सेल्स की बात कर लेते हैं। एक जनरल बस आपको बताना चाहिए, 2 प्रकार होते हैं। एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक मतलब अभी अभी वो पैदा हुआ है, नया है, न्यू फ्रेश। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का उपयोग जो है वो रिसर्च में आज की डेट में किया जाता है। जो अनयूज्ड एम्ब्रियो है, जो अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर, जैसे आज की डेट में होता है ना कि वो जो एम्बिकल कॉर्ड जो हम लोग को देखने को मिलती है उसका ब्लड जो है वो आज की डेट में प्रिजर्व कर दिया जाता है, राइट। एम्बिकल कॉर्ड का ब्लड तो वो बिल्कुल फ्रेश है, वो बिल्कुल ओरिजिन वाला है। तो ये है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जो आज की डेट में जैसे एक धंधा चल गया ना कि जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके पेरेंट्स को डराया जाता है कि आप इस एम्बिकल ब्लड को प्रोटेक्ट करके रखो क्योंकि ये हेल्प करेगा बच्चे को, अगर कल को कोई डिजीज होती है तो वो डिजीज खत्म की जा सकती है इस एम्बिकल कॉर्ड के ब्लड से। कॉर्ड ब्लड का टॉपिक जो हमने पहले कवर किया हुआ था, याद आ रहा है? तो ये वही चीज है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर में ये चीज जो है वो प्रिजर्व करके रख ली जाती है। They are donated to science and these embryonic stem cells are pluripotent, मतलब यानी कि फ्रेश है। They turn into more than one type of cell, बिल्कुल ओरिजिन। यानी कि देखो एक बेबी जब छोटा सा होता है, जैसे फीटस की हम लोग बात करें, तो उसके बाद उसके हाथ पैर जो है वो आते हैं और धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ होती है बॉडी में। तो ये वो पीरियड है, जैसे बोन मैरो, स्टेम सेल ही बोन मैरो है ना, अभी अपन ने डिस्कस किया। तो ये वो स्टेज है एम्ब्रियोनिक की जिसमें वो बिल्कुल न्यू है, न्यू, राइट, नया हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका अभी ग्रोथ नहीं हुई है, राइट। तो ऐसी चीज यहां पर मतलब इस चीज को हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं। अब एक एडल्ट स्टेम सेल है यानी कि ग्रो कर चुका है, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो फुली डेवलप्ड टिश्यू से ले लिया जाता है जैसे कि ब्रेन, स्किन, बोन मैरो से। ये बहुत स्मॉल नंबर्स में हम लोग को देखने को मिलता है। दे आर मोर लाइकली टू जनरेट ओनली वन सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल, क्योंकि ये ग्रो कर गया है ऑलरेडी। एक स्टेम सेल जो कि हम लोग को लिवर से निकाला जाता है वो सिर्फ लिवर सेल बनाएगा, राइट। तो ये चीज यानी कि वो ग्रो हो चुका है। अब वो जो सेल में कन्वर्ट होगा वो सेम अपने टाइप के ही सेल में कन्वर्ट होगा, बट एम्ब्रियोनिक जो है वो ग्रो करके मल्टीपल ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड टाइप जो हम लोग को देखने को मिलता है इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का, तो ये भी एक अडल्ट स्टेम सेल है दैट हैव बीन चेंज्ड इन अ लैब टू बी मोर लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब इसमें लैब्स के अंदर क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है और उसको ट्राई किया जाता है कि वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में जो है वो बन जाए। बस इतनी सी चीज। एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और दूसरा एडल्ट यानी कि फुली ग्रोन स्टेम सेल हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये 2 टाइप्स हम लोग को देखने को मिलता है। अब एड्स की बात करें, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म फटाल कंडीशन है, डेडली कंडीशन है जो कि HIV के कारण होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होती है। HIV एक वायरस है जो कि अटैक करता है इम्यून सिस्टम को, स्पेशली किसको, CD4 सेल को अटैक करता है। और CD4 सेल जो है वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। अब जब ये CD4 सेल पर अटैक होता है तो मतलब कि एक बॉडी, एक व्यक्ति का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर उसको सर्दी हो गई ना तो इतनी गंदी सर्दी होगी कि उसको कभी सर्दी खत्म नहीं हुई, खांसी होगी तो खांसते ही रहेंगे। तो उसकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने की उसकी बॉडी की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, राइट। सो HIV वायरस जो है वो अटैक करता है किसको, इम्यून सिस्टम को। और किस सेल को, तो ये आपको CD4 सेल पता होना चाहिए क्योंकि ये इस चीज में थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, CD4 सेल, क्योंकि ये चीज UPSC आपसे पूछ सकती है। इट प्राइमरली स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो आपको पता है कि ये कैसे फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। नीडल्स या फिर सिरिंज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है वो शेयर की जाती है। मदर टू चाइल्ड में भी चला जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान, इवन ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी ये हो सकता है, फैल सकता है। काफी सारे लोग
जो HIV जिनको होता है वो किसी भी प्रकार का इनिशियल उनको सिम्टम्स जो है वो नहीं मिलता काफी सालों तक इन्फेक्शन के, बट धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर इम्यून सिस्टम उनका डैमेज होता रहता है। और जैसे जैसे HIV प्रोग्रेस करता है सिम्टम्स में फीवर, फटीगनेस, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, स्वेलन लिम्फ्स नोड्स, राइट। तो इस प्रकार रिकरेंट इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन उनको होता रहता है कंटिन्यूअसली, राइट। तो ऐसी चीजें नजर आती हैं और एट प्रेजेंट कोई क्योर नहीं है, बट हाँ स्टेम सेल जो है वो एक क्योर नजर आ रहा है रीसेंट स्टडी के थ्रू, जो हमने अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा। तो HIV या एड्स का ऐसा कोई क्योर जो है वो नहीं बताया जाता, बट इसकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, ART जिसको हम लोग बोलते हैं। ये धीरे धीरे करके वायरस के प्रोग्रेशन को स्लो कर देती है, मतलब कि वायरस जो है वो जो प्रोग्रेस हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है उसके प्रोग्रेशन को ये स्लो करती है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करती है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस, यानी कि इसमें दवाइयां जो है वो ली जाती हैं दैट टारगेट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वायरस लाइफ साइकिल। अलग अलग प्रकार की मेडिकेशन दवाइयां जो है वो इसमें दी जाती हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अलग अलग प्रकार की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब सिम्टम्स वाइज जो है वो दवाइयां दी जाती है। और एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो चलती है, ये ड्रग्स जो है इट हैव टू बी टेकन फॉर लाइफ बिकॉज द वायरस कंटिन्यूज टू परसिस्ट इन रिजर्वायर अक्रॉस द बॉडी। पूरे लाइफ तक के लिए उनको ये दवाइयां लेनी पड़ती है कि वायरस पूरी बॉडी में हर जगह फैल चुका होता है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है एक व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को और उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। HIV के फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो थर्ड हाईएस्ट HIV बर्डन है 2.3 मिलियन लोगों के साथ। 2019 में 69,220 नए HIV के इन्फेक्शंस और 58,960 एड्स रिलेटेड डेथ इंडिया के अंदर रिकॉर्ड की गई। UN एड्स की रिपोर्ट 2020 में हम लोग को ये मिला कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अंदर 12% रिडक्शन नए HIV के इन्फेक्शन में नजर आया और 29% रिडक्शन या डिक्लाइन HIV रिलेटेड डेथ्स में पिछले 10 सालों में नजर आई, यानी कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब इंप्रूवमेंट होने की बजाय वेरियस स्कीम्स जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं हमारे भी, जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था, 1992 में लॉन्च हुआ। HIV या एड्स को इंडिया में स्प्रेड होने से रोकने का ये प्रोग्राम था कि आप अवेयरनेस क्रिएट करो, काउंसलिंग करो, राइट। लोगों की टेस्टिंग होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है आज की डेट में कि कोई भी अगर ऑपरेशन हो रहा है या आप किसी भी पर्पस के लिए एक मतलब छोटा मोटा ऑपरेशन के लिए भी जा रहे हो तो आपका HIV टेस्ट मैंडेटरी होता है। फिर टारगेटेड इंटरवेंशंस, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन एक प्रोग्राम है जिसमें हाई रिस्क ग्रुप्स जो होते हैं जैसे कि सेक्स वर्कर, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, राइट, यानी कि जो भी लोग सिरिंज के थ्रू कोई भी दवाइयां वगैरह मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह कंटिन्यूअस लेते हैं, राइट, और मैन हु हैव सेक्स विद मैन, राइट। तो इन लोगों को जो है वो ये जो टारगेटेड ग्रुप है इन पर मेनली जो है वो फोकस किया जाता है। फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, फ्री ART सभी के सभी HIV पॉजिटिव पेशेंट को हमारी कंट्री के अंदर फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एक हमारी 90-90-90 स्ट्रेटेजी है जिसको चेंज करके अपग्रेड करके 95-95-95 कर दिया है। इसको अडॉप्ट किया था UN एड्स के द्वारा कि 90% डायग्नोस करना है, 90% ट्रीटमेंट करना है 2020 तक, राइट, और सप्रेशन 90% तक डाउन कर देना है। अब इसको 95-95-95 कर दिया गया, अब 2030 तक 95-95-95 का टारगेट है। फिर कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच सरकार जो है वो इन्वॉल्व करती है लोकल कम्युनिटीज को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, लोग जो कि HIV एड्स से जूझ रहे हैं कि प्लान करें, इंप्लीमेंट करें, मॉनिटर करें प्रोसेस को कि कैसे हम HIV एड्स को टैकल कर सकते हैं। फिर जन जागृति अभियान है तो एक मास अवेयरनेस कैंपेन जो सरकार ने लॉन्च किया था लोगों को एजुकेट करने के पर्पस के लिए रूरल एरियाज में, और लोग बाग जो है वो सेफ बिहेवियर और सेफ प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करें, तो इस पर्पस के लिए ये अभियान लाया गया। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक है जिसको लॉन्च किया था सरकार ने, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो रूरल एरियाज में प्रोवाइड कराने के लिए। फिर एक तिमोथी रे ब्राउन हम लोग को देखने को मिलते हैं, बर्लिन के पेशेंट, ये पहले व्यक्ति थे जिनको HIV से बाहर आए थे जब ये 2 स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था 2007 और 2008 में, और डोनर के पास जो थी वो 2 कॉपीज थी CCR5 डेल्टा 32 जेनेटिक म्यूटेशन की, तो CCR5 ध्यान में रखना है। लंदन के पेशेंट एडम कैस्टिलेजो, इन्होंने भी ट्रांसप्लांट किया, HIV रेजिस्टेंट डोनर ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट का ट्रांसप्लांटेशन इनका हुआ।
और वायरस जो है वो कुछ सालों के बाद डिटेक्ट नहीं हुआ बॉडी के अंदर। तो मतलब स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक बेटर प्रैक्टिस जो है वो आज की डेट में नजर आ रही है, जिसके कारण से HIV एड्स जो है वो खत्म हो रहा है। तो ये स्टडी हम लोग को नजर आई है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो क्योर कर सकता है HIV का, बट अभी भी हम लोग को इतने ज्यादा केसेस जो है वो नजर नहीं आए। क्योर के 3 ही केसेस टोटल हम लोग को देखने को मिले, एक जर्मनी का, एक बर्लिन का, एक लंदन का। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलती है HIV को मैनेज करने के लिए। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? अग्निपथ स्कीम के बारे में यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। अग्निपथ स्कीम, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसेंटली सही ठहराया है अग्निपथ स्कीम को, जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट के लिए। तो देखो, लीगैलिटी के बारे में बात करें, अग्निपथ स्कीम तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है दिल्ली हाई कोर्ट को कि द कोर फोरम टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी ऑफ द अग्निपथ स्कीम। तो सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ स्कीम की जो वैलिडिटी है इसके क्वेश्चन की जांच करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को जो है वो कार्य सौंपा था, और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि नहीं, अग्निपथ स्कीम बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्ड किया एक पिटीशन को जो कि चैलेंज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस स्कीम की। तो हाई कोर्ट का रिस्पॉन्स क्या था पिटीशन को और क्रिटिसिज्म को लेकर? तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिए काफी सारे पिटीशन को जो चैलेंज कर रहे थे इस स्कीम को, और कह रहे थे कि ये स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि आर्म फोर्सेस बेटर इक्विप्ड हो। हाँ, तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि इट्स नीडलेस टू स्टेट द 4 years ट्रेनिंग पीरियड अंडर द स्कीम वुड ऑल्सो इंस्टिल अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द रिक्रूट्स, कि ये बताने की हमें जरूरत नहीं है कि इस योजना के तहत 4 साल की ट्रेनिंग अवधि भी भर्तियों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर देगी। 4 years की ट्रेनिंग भी लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म लेकर आएगी, प्राइड लेकर आएगी, which would more or less prompt them to use their skills and focus on the development of the country। तो जो मतलब अपने स्किल्स का उपयोग करके देश के विकास की ओर जो है वो ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये चीज मतलब कोर्ट ने पॉजिटिव वे में इस चीज को जो है वो लिया, और ये पॉजिटिव चीज ही है। ऑब्वियसली हमने इसके बारे में कई बार जो है वो डिस्कस किया था कि ये 4 साल की ट्रेनिंग जो होगी, फिर उसके बाद जब ये लोग वापस आएंगे तो ये सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे, और एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन हमारी कंट्री में युवाओं के बीच में देखने को मिलेगा। सो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अग्निवीर का क्या है? तो कोर्ट ने ये भी पाया कि नो मेरिट इन द आर्ग्यूमेंट दैट द गवर्नमेंट हैड फेल्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अग्निवीर इन फ्यूचर। तो अभी तक सरकार का कोई प्रोविजन नहीं है ना कि जो भी लोग ट्रेनिंग के बाद जब वापस आएंगे तो उनके लिए क्या टास्क है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंशियल स्कीम जैसे कि मुद्रा और स्टार्टअप अग्निवीर को भी दिया जाएगा, कि मुद्रा स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो अग्निवीर को दी जाएगी, जिससे कि अग्निवीर अपना बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्टार्टअप स्टैब्लिश कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि इट्स एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किल सर्टिफिकेट 25% ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट टू अपॉइंट इन द रेगुलर आर्मी कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ये भी कहा है कि जो नॉर्मल जो आर्मी हम लोग को देखने को मिलती है, रेगुलर आर्मी जो है, इसमें रिक्रूट जो है वो किया जाएगा 25% लोगों को, और वो डिपेंड जो है वो करेगा किसके ऊपर? उनकी स्किल्स के ऊपर, उनके स्किल सर्टिफिकेट के ऊपर, राइट? क्योंकि स्किल सर्टिफिकेट देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पेंशन के मैटर पर कोर्ट का कहना यह है कि पेटिशनर ने फेल किया ये रियलाइज करने के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट हैड नॉट मेड इट मैंडेटरी फॉर युवाओं टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस एज मैनी नेशन डू। जैसे कि यूएसए के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एक व्यक्ति जो होते हैं वो अपने हाई स्कूल के बाद उनके लिए मैंडेटरी होता है, जॉब से पहले जो है वो उनको, यानी कि कहीं पर भी जॉब उनको लगनी है तो उनके लिए मैंडेटरी होती है। जैसे जनरली हम लोग को देखने को मिलता है ना, इंटर्नशिप होती है, तो युवाओं के लिए वहां पर मैंडेटरी होता है, यानी कि एबल्ड युवाओं के लिए मैंडेटरी होता है कि आपको जो है वो आर्मी में सर्व करना है कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हमारे यहाँ पर ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो काय का पेंशन भाई? मोर अबाउट अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के बारे में हम और बात करें तो लगभग 45,000 से 50,000 सोल्जर जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे हर साल, एंड मोस्ट विल लीव द सर्विस इन जस्ट 4 years। 4 सालों में काफी सारे लोग जो है वो छोड़ देंगे। ऑफ द टोटल एनुअल रिक्रूट्स, यानी कि टोटल जितने भी लोग जो हर साल रिक्रूट किए जाएंगे उनमें से 25% जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं अनदर 15 years के लिए परमानेंट कमीशन के थ्रू। और रिक्रूटमेंट जो होगा स्कीम के तहत उसको अग्निवीर जो है वो हम लोग कह रहे हैं, नाम अग्निवीर जो है वो दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें तीनों सर्विस में रिक्रूटमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, राइट? सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम टू कंडक्ट रैलीज एंड कैंप्स, इंटरव्यूज एट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स,
सच एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर जो है वो पूरी चीज कंडक्ट जो है वो करवाई जाएगी, यानी कि इनके सर्टिफिकेशन यहाँ से इन इंस्टीट्यूट से जो है वो किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इट इज ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स of an all India all class basis with eligibility age ranging from 17.5 to 21 years with medically and physically fitness standard। तो 17.5 टू 21 ईयर्स तक के लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है, जो कि मेडिकली और फिजिकली फिट होना जरूरी है जिनका। क्वालिफिकेशन 10th और 12th बताई जा रही है। रिक्रूटमेंट जो है वो साल में 2 बार होगा, राइट। एनुअल पैकेज 4.76 लाख का है पहले साल का, और ये 4th ईयर में 6.92 लाख हो जाएगा। तो देखो पैसे भी तो मिल रहा है। अंडर सेवा निधि पैकेज, जिसके अंदर इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया है, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो दे विल रिसीव अबाउट 11.71 लाख इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो सर्विस कंप्लीट करने के बाद एक लमसम अमाउंट भी उनको मिलेगा। रिक्रूट्स will have to contribute 30% of their monthly emolument to सेवा निधि with a matching contribution made by the government। जैसे कि होता है ना प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिस प्रकार का, तो वैसे ये वाली चीज भी इसके अंदर डाली हुई है कि अपनी सैलरी का 30% हर महीने का जो है वो इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और 30% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। नो इंटाइटलमेंट टू ग्रेचुटी, कोई ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। अब 4 साल के पीरियड में क्या ग्रेचुटी देना, राइट। और कोई पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब चिंता वाली बात यह है कि नो पायलट प्रोजेक्ट टू टेस्ट द स्कीम। अभी तक इन्होंने कोई पायलट प्रोजेक्ट लेकर नहीं आया स्कीम को टेस्ट करने के लिए, डायरेक्ट स्कीम लॉन्च कर दी, राइट। फिर मे डाइल्यूट प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा। मिलिट्री एथोस और फाइटिंग स्पिरिट जो है उसमें दिक्कत आएगी, राइट। जो कि एक सोल्जर, कॉम्बैट सोल्जर को रेडी करने के लिए 7 to 8 ईयर्स लगते हैं, उसकी ट्रेनिंग लगती है। अब 4 साल में ही चले जाएंगे लोग, इतनी ट्रेनिंग करने के बाद तो कैसे पॉसिबल होगा। बट देखो मुझे ये चिंता वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि अग्निवीर के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स और ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है कि फोर फ्रंट वॉरियर तो होने नहीं वाले, फ्रंट लाइन पर तो वो नहीं करेंगे, राइट। अब काउंटर नहीं करेंगे, ये पीछे ही रहेंगे, सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराएंगे हमारे फ्रंट लाइनर्स को, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा एक कंसर्न है। विल हिट द बेसिक एथोस ऑफ नाम, नमक एंड निशान, रेपुटेशन ऑफ बटालियन। नहीं है, ये भी कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बटालियन की रेपुटेशन वगैरह पर जो है वो खतरा आएगा कि जहां पे खाया और उसको सर्व ही नहीं किया। बोलते ना कि नमक, कि जिस जगह का नमक खाया उस जगह से बेईमानी करी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बट लोग इतने पैशनेटली काम करेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। अब देखो वो जरूरी नहीं है, क्या नहीं करेंगे तो भगा दिया जाएगा। आर्मी की एक अलग डिसिप्लिन होता है। अगर आप नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे, आप पहुंच गए कि मुझे तो जो है वो 4.5 पौने 5 लाख रुपए सालाना मिलेगा, तो उस तरीके से लोग जो है वो अगर चले जाएंगे सिर्फ ये एक मॉनिटरी इसको देख कर, और वहां पर वो कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो आर्मी तुरंत 1 सेकंड में निकाल देगी, भगा देगी, भगो यहाँ से। वैसी आर्मी बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। केंद्र का क्या ओपिनियन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आर्म फोर्सेस के अंदर यूथफुल प्रोफाइल बढ़ेगी। सेंटर ने डिफेंड किया अग्निपथ स्कीम को ये कहकर कि बिगेस्ट एम उनका ये है कि यूथफुल प्रोफाइल को एनहांस करना, बढ़ाना आर्म फोर्सेस के अंदर। एवरेज एज की जो सोल्जर है 32 ईयर से 26 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम पर हम लोग को ये देखने को मिल रही है, वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट, इसके आने के कारण। तो देखो बेनिफिट तो इसके काफी सारे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉस है। हाँ, सिर्फ एक ही लॉस ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वहां से स्किल्स वगैरह सीख कर यहाँ पर आकर कंट्री में, यानी कि सिविलियंस के बीच में आकर कंट्री के जो नॉर्मल लोग जो है, यानी कि कॉमन मैन, ऑर्डिनरी पर्सन जो है, उनके लिए दिक्कत ना हो बस ये लोग, क्योंकि कुछ लोग का माइंडसेट थोड़ा सा अलग और अजीब भी होता है। फिर लीडर टू लीड रेशियो, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम लीडर टू लीड रेशियो विल बिकम 1:1 फ्रॉम द करंट रेशियो 1:1.28, राइट। ये लीडर टू लीड रेशियो मतलब मेरे ख्याल से लीडर टू लीड रेशियो किस सेंस में जो है ये बता रहा है, ये चीज इन्होंने जो है यहाँ पर क्लियर नहीं करी। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है द लीडर विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर विद द चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेशन टू इंश्योर द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वाला लीडर जो है वो किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेगा, तो उसकी जो है यहाँ पर चर्चा हो रही है। बाकी इसमें कुछ ऐसा कोई वो नहीं है, बट लिखना बात है लीडर टू लीड रेशियो, नेता से नेतृत्व, कि किस प्रकार से लीडर लीड करेगा, तो उसका रेशियो 1:1 हो गया कि हाँ भाई लीडर है तो वो लीड भी करेगा। अब ये क्या बात हुई यार, ये तो सर ऐसा लिख सकते हैं कि एज पीपल आर नॉट गेटिंग परमानेंट जॉब देयर इज हाई चांसेस ऑफ डिसलॉयल्टी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। इट्स अबाउट द आर्मी, इट्स अबाउट द आर्म फोर्सेस। डिसलॉयल्टी की तो कोई बात ही नहीं है भाई। जो कोई डिसलॉयल होगा, पहली बात तो देखो यार,
वहां पर प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, जो ये नए नए युवा जो जाएंगे ना, तो उन ऑफिसर्स को जो है वो ये प्रोफेशनल ऑफिसर पहले ही उनको देखकर जो है वो समझ जाएंगे कि कौन किस टाइप का है। और ऐसा थोड़ी ना कि एक बार किसी का रिक्रूटमेंट हो गया तो निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? अगर वो सही से बिहेव नहीं कर रहा है, उसका मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी उसकी है, तो ऑब्वियसली बात है निकाल दिया जाएगा कि भाई तुम किसी काम की नहीं, हमारे लिए एसेट नहीं हो, भगो यहाँ से। भाई जस्ट लाइक अ कंपनी, टेक इट लाइक अ कंपनी, डोंट टेक इट लाइक एन आर्मी, टेक इट लाइक अ कंपनी। भाई एक कंपनी है, जैसे कि मेरी कंपनी में जो लोग ढंग से काम नहीं करेंगे मैं निकाल दूंगा उनको। सो दिस इज द पॉइंट। सो गवर्नमेंट ने कहा है कोर्ट को कि ये जो स्कीम जो है इट इज रिजल्ट ऑफ वेरियस स्टडीज, बहुत स्टडी करी हमने, जैसे कि कारगिल रिव्यू कमेटी जिसे प्रपोज किया था कि 15 से 20 सालों का जो है वो स्ट्रक्चर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके उसको हटाकर, यानी कि परमानेंट कमीशन को हटाकर और कोई शॉर्ट पीरियड लेकर आओ, राइट। यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि इस प्रकार का मॉडल चलता है शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस का, तो वैसे ही मॉडल इंडिया के अंदर भी लेकर आओ। तो सरकार का कहना है कि हमने ऑलरेडी ये स्कीम को लाने से पहले स्कीम पर जो है वो काफी स्टडी जो है वो कर चुके हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। देन ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर सच। शिवमोगा एयरपोर्ट के बारे में आपको पता है, पढ़ चुके हम लोग, कर्नाटक का ये एयरपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। 2 रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट भी हम लोग को नजर आ रहे हैं, कोटे गंगुरू रेलवे कोचिंग डिपो और शिवमोगा शिकारीपुरा राणे बेन्नूर न्यू रेलवे लाइन कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए मलनाड क्षेत्र की। तो शिवमोगा एक नया एयरपोर्ट हम लोगों को कर्नाटक के अंदर देखने को मिल रहा है, ये ध्यान में रखा, तुंगा रिवर की बैंक पर है ये, राइट। गेटवे ऑफ मलनाड भी इसको कहते हैं, ये चीज भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, परसों के। मलनाड बेसिकली कर्नाटक का एक क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न स्लोप्स को ये कवर करता है, सह्याद्री माउंटेन्स या वेस्टर्न घाट्स को। रीजन एक्सपीरियंस करता है हैवी रेनफॉल, और जिसके अंदर हम लोग को हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल जो कर्नाटक में जिस क्षेत्र में आती है, ये फैक्ट ध्यान में रखना, अगुम्बे, हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल कर्नाटक में यहां पर आती है, अगुम्बे, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इसके बारे में ध्यान में रखनी है, बस ये रिपीटेड टॉपिक था, ये ऑलरेडी आपका कवर्ड था। नेशनल साइंस डे, तो आपको इसके बारे में पता है 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। सीवी रमन जी जो है, उनके रमन इफेक्ट की जो डिस्कवरी है उसको बेसिकली सम्मानित करने के लिए, राइट। तो ये दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को हर साल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में जो है वो इस दिन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कि ये दिन जो है वो नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाएगा। थीम जो थी, मतलब इस साल की जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। सीवी रमन जी के बारे में बात करें, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सो 1888 से 1870 का इनका पीरियड है। इंडियन फिजिसिस्ट जिनको जो है वो जाना जाता है लाइट स्कैटरिंग की फील्ड में, इनके काम के लिए इनको जाना जाता है, लाइट स्कैटरिंग की फील्ड। तो अब देखो, एक लाइट होती है, उसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, यही तो है रमन इफेक्ट, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। हम जो पढ़ते हैं ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट जब जाती है तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, घट जाती है, चेंजेस उसकी स्पीड में आता है, यानी कि एक फॉर्म से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, और एक लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो इनकी स्टडी थी लाइट स्कैटरिंग को लेकर, रमन इफेक्ट जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, तो ये इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में जो है वो पब्लिश हुई थी 1929 में, और इन्होंने 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स का इन्होंने फाउंडेशन जो है वो रखा था, और ये पहले इंडियन डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 1933 में। इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस भी इन्होंने बनाई थी 1933 में। इन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी 1948 में स्टैब्लिश किया था। 1954 में इनको पहला भारत रत्न भी जो है वो मिला था, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। रमन इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस चीज के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स में, राइट। और ये पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज जो है वो साइंस के किसी ब्रांच में मिला। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी 28 फरवरी 1928 को हुई थी, राइट, और इसलिए 28 फरवरी को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल साइंस डे, ठीक है। इस फील्ड का इस्तेमाल, यानी कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस फील्ड का इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी किया जाता है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट की यहाँ पर बात हो रही है। रिसेंटली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव किया एक नया वेरिएंट हिंदुस्तान 228-201 LW एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट के फीचर्स की जो है वो बात करें तो एयरक्राफ्ट जो है उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो 5,695 किलोग्राम का है, 19 पैसेंजर को लेकर ही उड़ सकता है। HAL ने इसको डेवलप किया है, प्रमोट किया जा रहा है उड़ान स्कीम को, राइट।
और ये पब्लिक सेक्टर एयरक्राफ्ट HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए भी बनाती है। तो इसके ऑपरेशनल बेनिफिट्स होंगे, तो ये काफी सारे ऑपरेशंस पे जो है वो हेल्प करेगी, राइट। अच्छा, इसमें पायलट की मतलब एक क्वालिफिकेशन भी ज्यादा वो नहीं चाहिए, यानी कि एक पायलट जो है जिनके पास कमर्शियल लाइसेंस है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने का, तो वो इस एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसका कम काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये उड़ान उड़े देश का आम नागरिक को जो है वो प्रमोट कर रही है, राइट। उड़े देश के आम नागरिक के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की 2016 की, जिस आज की डेट में हम लोग को एयर फेयर जो है वो कम देखने को मिलते हैं ना, जो आज की डेट में प्लेन की टिकट्स जो है वो उसके प्राइस कम हो गए, राइट, क्योंकि 50% प्लेन की जो सीट्स है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, राइट, और उड़ान के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है और इसके थ्रू एयरपोर्ट्स और काफी सारी चीजें जो है वो बनाई जा रही हैं, तैयार की जा रही हैं। अब नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर फिशरीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज ने लॉन्च किए हैं 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम फिशरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। अब एक हम लोग को नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज देखने को मिल रही है। तो नाम से समझ में आ रहा है, नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है मॉनिटर करने के लिए। किस चीज को मॉनिटर करेगा? एक्वेटिक एनिमल डिजीज को, यानी कि पानी के नीचे जितनी भी प्रजातियां रहती हैं उनको अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसको जो है वो मॉनिटर करेगा। और इंडियन इकोनॉमी को लॉस भी हुआ है, बताया जा रहा है कि हर साल 72,000 करोड़ रुपए का लॉस होता है इंडिया को फिश डिजीज के कारण, राइट। तो इसलिए पहले ही डिटेक्ट कर लो और उस डिजीज को फैलने से रोको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज 2013 से, राइट, कि फार्मर बेस्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, ठीक है। फिर फेज 2 इसका भी हम लोग को देखने को रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू हम लोग को ये नजर आता है। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है ऑल इंडिया लेवल पर सभी स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट्स के द्वारा और मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ पेनाइयस इंडिकस, यानी कि इंडियन व्हाइट श्रिम्प का फेज 1। अब देखो दूसरा प्रोग्राम है जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब देखो अपन ने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है कि हमारे यहाँ हमारी कंट्री के जो झींगे हैं, राइट, तो उनको इम्प्रूव किया जाएगा, जेनेटिकली उनका इम्प्रूव किया जाएगा, इंडिजीनियस झींगों का। तो हालांकि ये कहा जाता है कि ये झींगे जो है वो करीब 70% इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि 42,000 करोड़ रुपए की वर्थ वैल्यू के हैं। बट पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो एक एक्सोटिक पैथोजन फ्री स्टॉक ऑफ पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प, यानी कि जो स्पीसीज है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। अब एक स्पीसीज के ऊपर डिपेंडेंट होना मतलब कि उस स्पीसीज का जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होना, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो रही है और एक समय ऐसा भी आएगा कि वो स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। तो ये एक रिस्क है। तो ये चीज की जो डिपेंडेंसी है एक सिंगल स्पीसीज के ऊपर, उसको ब्रेक करना है और प्रमोट करना है कि इंडिजीनियस स्पीसीज को ज्यादा से ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने जो है वो जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लेकर आई है, राइट, नेशनल प्रायोरिटी पे। फिर तीसरा श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो अब देखो श्रिम्प फार्मिंग यानी कि झींगों का पालन जो हम लोग को देखने को मिलता है वो रिस्की वेंचर है। क्यों? क्योंकि एक ही झींगों के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अब ये हो रहा है कि अब उनका इंश्योरेंस, अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये चाह रहे हैं, यानी कि जो फार्मर जो है, यानी कि जो भी लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, झींगों के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, किसी भी चीज के चलते, राइट, एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर्स के चलते अगर उसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ, जितना इन्वेस्टमेंट किसान ने किया उससे ज्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ऑब्वियस बात है किसान को लॉस हो जाएगा। तो ये जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती है ना, वैसे ही झींगों की स्कीम, ये हम लोग को इंश्योरेंस स्कीम देखने को मिल रही है। काफी सारे एक्वाकल्चर फार्मर्स जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास 2 से 3 पॉन्ड्स ही हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कैपिटल रेज करने में, राइट। उनके पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और इंश्योरेंस का एक्सेस नहीं होता। तो ICAR CIBA ने डेवलप किया एक श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो कि अलग अलग प्रीमियम चार्ज करेगा लोकेशन के आधार पर। ये 3.7 से 7.7% ऑफ इनपुट कॉस्ट का प्रीमियम होगा और उसके बाद अगर किसान को कोई भी लॉस होता है तो उसको किसान को कंपनसेट जो है वो किया जाएगा, राइट। 80% लॉस जो है वो उसके इनपुट का, क्रॉप लॉस का, उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। फिशरी सेक्टर इंडिया के अंदर अब इसकी बात करें तो ये देखो 3 स्कीम्स थी, हमने जो है वो कवर कर ली। एक तो झींगों का जेनेटिक इंप्रूवमेंट, एक इंश्योरेंस स्कीम झींगों के लिए और एक सर्विलांस एक्वेटिक एनिमल डिजीज के सर्विलांस की स्कीम। ये 3 चीजें सरकार ने जो है वो शुरू करी है। फिशरी सेक्टर इंडिया के अंदर किस प्रकार की है? तो फिशरी सेक्टर जो है वो एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है 20 मिलियन से भी ज्यादा फिशर्स और फिश फार्मर के लिए, और 1.75 ट्रिलियन हर साल जो है वो कंट्रीब्यूट इसका हम लोग को देखने को मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड में इंडियन इकोनॉमी के। और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है
और फिश प्रोडक्शन 14.73 मिलियन मेट्रिक टन हम लोग को देखने को मिलता है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो फार्म श्रिम्प्स का 7 लाख टन का हम लोग को नजर आ रहा था। तो ये कुछ आंकड़े हैं, वैसे उतना कुछ खास नहीं, इन आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना। बाकी इंडियन फिशरीज में क्या क्या चैलेंजेस है, सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज, ओवर फिशिंग होती है, प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता, यानी कि लोन्स प्रॉपर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं मिल पाता उनको, फाइनली मतलब जो है वो लोन के लिए जो है वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उस पर जो है वो निर्भर रहना पड़ता है, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सब चैलेंजेस हम लोग को नजर आ रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, ऑर्गेन ऑन अ चिप, क्या चीज समझ में आ रही है? ऑर्गेन ऑन अ चिप, चिप मतलब एक छोटी सी चीज, छोटी सी चिप, उस पर एक ऑर्गेन। तो एफडीए मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 जो कि साइन किया है प्रेसिडेंट बिडेन ने, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, और अलाउ किया जा रहा है क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करते हैं साइंटिस्ट, रिसर्चर, देखो मेडिसिन का होता है क्लिनिकल ट्रायल, पता है ना आपको, कोई भी मेडिसिन लॉन्च होने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है। किन पर टेस्टिंग होती है? पशुओं पर टेस्टिंग होती है, सभी को पता है कि जानवरों के ऊपर पहले कोई भी चीज, कोई भी ड्रग्स लाया जा रहा है, कोई भी वैक्सीन लाई जा रही है, जानवरों के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। अब ये एक बहुत बड़ा एथिकल इशू भी है कि भाई इसके कारण तो जानवर की जान रिस्क पर है। अच्छा, एक तो एथिकल इशू है, और दूसरा इशू हम लोग को देखने को मिलता है कि अब वो मेडिसिन जो है वो ह्यूमंस में प्रॉपरली अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये भी एक इशू है कि नहीं? भाई जानवर का सिस्टम अलग है, ह्यूमन का सिस्टम अलग है, तो वो भी एक डाउट रहता है। तो अब एक बहुत बेहतरीन चीज, क्योंकि देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है वो ऑर्गेन चिप का इस्तेमाल करेंगे। काफी सारी कंपनीज ऑर्गेन चिप बना रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, और या फिर आप कह सकते हो कि ऑर्गेन का एक मिनिएचर फॉर्म बनाया जा रहा है, यानी कि सेल को लैब्स में बिठाकर उसका मिनिएचर फॉर्म बनाकर उसको चिप में रखा जा रहा है, जिससे कि जो भी टेस्टिंग होगी वो इस चिप में होगी, इस प्लेट पे होगी। और उससे फायदा ये होगा कि एक्यूरेटली पता लग सकेगा कि ये मेडिसिन जो है वो, या ये ड्रग जो है वो कितना इफेक्टिवली ऑर्गन्स पे काम कर रहा है। तो बताया ये जा रहा है कि अब जैसे कि ट्रेडिशनल एनिमल्स का उपयोग नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, ड्रग्स के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली ऑर्गेन चिप का इस्तेमाल होगा। तो ये ऑर्गेन ऑन अ चिप क्या है? तो ऑर्गेन ऑन अ चिप एक माइक्रो इंजीनियर्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन टिश्यू का। जो ह्यूमन टिश्यू जैसा होता है उसी का स्ट्रक्चर, उसी का फंक्शन रिफ्लेक्ट करेगा, एक मिनिएचर फॉर्म आप कह सकते हो। इसको एक माइक्रो फिजियोलॉजिकल सिस्टम कहेंगे या टिश्यू चिप भी कहते हैं। ये एक छोटी सी डिवाइस है जिसमें ह्यूमन सेल्स होते हैं जो मिमिक करते हैं ह्यूमन के ऑर्गन को, ब्लड फ्लो को, ब्रीदिंग मूवमेंट्स को, राइट, और एक सिंथेटिक एनवायरनमेंट सर्व करते हैं जिससे कि आप नई दवाइयों को टेस्ट कर सकते हो। तो देखो कितनी बढ़िया चीज है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ऑर्गन ऑन अ चिप याद रखना। इसके अंदर बायो मटेरियल टेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, राइट, इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, राइट, मिनिएचर प्लेटफॉर्म पर, और बिल्कुल सटीक तरीके से दवाई, ड्रग डेवलपमेंट, स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, यानी कि तो ये पूरी चीज इसमें हम लोग को नजर आती है, राइट। ड्रग की डिस्कवरी में इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और ड्रग डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा ये प्रोवाइड कराएगा, और किसी प्रकार का एथिकल कंसर्न भी नहीं होगा, जो कि जनरली हम लोग को देखने को मिलता है पीटा से होता है, क्योंकि जब भी एनिमल पर किसी भी दवाइयों को टेस्ट किया जाता है तो डेटा एक्यूरेट नहीं होता, और एथिकल कंसर्न भी उठाए जाते हैं कि अरे जानवरों के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा है, उस तरीके से। पूरे दुनिया भर में डोनाल्ड ई इंगबर्ग, एक प्रोफेसर हम लोग को बायो इंजीनियरिंग के देखने को मिल रहे हैं, और डायरेक्टर हम लोग को WISS इंस्टीट्यूट के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के देखने को मिल रहे थे, और उनके कलीग्स ने डेवलप किया था 2010 में पहला ह्यूमन ऑर्गन ऑन चिप मॉडल, और ये लंग ऑन चिप था, यानी कि चिप पर लंग्स इन्होंने मिमिक किया था। और 2014 में मेंबर जो थे WISS इंस्टीट्यूट के, इन्होंने एक स्टार्टअप भी शुरू किया, इम्यूलेट इनकॉर्पोरेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस टेक्नोलॉजी को ये कमर्शलाइज करेंगे, और उन्होंने अलग अलग प्रकार के ये माइक्रोचिप्स जो है वो क्रिएट किए, बोन मैरो, एपिथेलियल बैरियर, लंग्स, गट, किडनी, वेजिना, इन सब के इन्होंने जो है वो एक मिमिक कर दिए थे ऑर्गन्स को। और ऑर्गन ऑन चिप इंडिया की बात करें तो स्किन ऑन चिप मॉडल पर हमने काम किया है, राइट, बट उतने लार्ज स्केल पर हमारे यहाँ पर काम नहीं चल रहा है, क्योंकि चैलेंजेस यही सब हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, बस तो इंडिया के अंदर उतना कुछ खास काम जो है वो उस चीज का नहीं हम लोग को नजर, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी होते हैं, राइट, कुछ हर्डल्स हम लोग को वाले भी देखने को मिलते हैं, जो वो कहा जाता है ना एथिकल हर्डल्स वगैरह, कि भाई इस तरीके से आप जो है वो कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि
एक्चुअल ह्यूमन बॉडी पर ये चीज जो है वो ऑपरेट करे, सही हो कि नहीं हो, राइट। तो ऐसी भी चीजें हम लोग को देखने, मेन जो इशू है वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और फंडिंग का इशू सबसे बड़ा हम लोग को नजर आता है। अब आ जाओ करंट अफेयर्स क्विज की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए उड़ान स्कीम से रिलेटेड। जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डी 1 2 and 3। इनोवेटिव स्कीम टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 100% है फंडिंग पक्का। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है, 100% नहीं है भाई। यही तो दिक्कतें हैं, छोटी छोटी एक माइन्यूट से देखो गलत हो गया सबका आंसर। ये बताओ। ए क्या लिखा है, 28 करेक्ट पूछा है। 28 फरवरी को, ठीक है सही है। और नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए, सही है। पहला नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया था 28 फरवरी 1935 को। 1935 तो नहीं पढ़ा था, हम 1930 पढ़ा था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1930 था क्या, नहीं क्या था, 1930 था शायद, 30 में तो डिस्कवरी हुई थी। पहला नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया गया, ये क्वेश्चन है। बाकी ये तो ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। तुंगा नदी, इसका तो फटाक से बताओ। ठीक है, कर्नाटक सही जवाब। ये बताओ।
सी, बी, सी क्या गड़बड़ कर दिया आपने? ये बी कैसे है? 12 डिजिट का है भाई, 12 डिजिट का है, सॉरी 12 डिजिट का है ये नंबर। 12 डिजिट, 16 डिजिट नहीं, 12 डिजिट। सी नहीं, बी होगा, 12 डिजिट, 12 डिजिट का है। वेरी गुड। रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ, जल्दी बताओ। रमन इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स, लाइट। कुछ था ही नहीं इस टॉपिक के अंदर। कॉन्डलाइट्स स्टोन कहां पर पाए गए? वेरी इजी क्वेश्चन। डी, 15 का डी। तो देखिए यहां पर जो पहली न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, बताया जा रहा है कि पहली बार केरला के मंदिर के अंदर हम लोग को रोबोटिक एलिफेंट देखने को मिल रहा है। जो रिचुअल्स जो है, अनुष्ठान जो है, उसको करने के लिए एक रोबोट हाथी, रोबोटिक एलिफेंट जो है वो केरला के मंदिर में उपयोग किया गया है। इरिंजा द पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर, इरिंजा दी पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर, इस मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए हाथी के एक बेसिकली लाइफ साइज मोटराइज्ड मॉडल जो है एलिफेंट का, उसका इस्तेमाल कर रही है। 11 फुट लंबा ये रोबोटिक एलिफेंट बताया जा रहा है। आयरन फ्रेम से ये बना है, रबर की कोटिंग इसमें है, 800 किलो इसका वजन है और 5 पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर इसके अंदर है, राइट। और इसके अलावा रोबोट जो है इसको डोनेट किया गया है इस मंदिर में, श्री कृष्ण मंदिर में, जो कि तिरुसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग को केरला की देखने को मिलती है। और पीटा ने इसको दिया है, क्योंकि देखो पीटा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ऑलरेडी बताया, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, कि ये फोकस करता है कि एलिफेंट्स के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, कि एलिफेंट्स जो है यार वो बेचारे वाइल्ड में रहे, क्यों उनको जो है वो इस रिचुअल प्रैक्टिसेस के चक्कर में परेशान किया जाता है, अननेसेसरली टेम किया जाता है। टेम मतलब मारपीट की ट्रेनिंग की जाती है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ये मैकेनाइज एलिफेंट जो है, इसको कुछ आर्टिस्ट ने जो है वो बनाया है थिरुसुर के, और एलिफेंट जो है उसका नाम जो है वो इरिंजा द पिल्ली रमन जो है वो नाम रखा गया है। और बताया ये जा रहा है कि अ, न, न, नदाई नदाई रूथल सेरेमनी, नदाई रूथल सेरेमनी जो है वो कंडक्ट की गई है रोबोट की हेल्प से। और एलिफेंट जो है उसका कॉमनली उपयोग जो है वो टेम्पल में किया जाता है केरला के फेस्टिवल्स के दौरान। और नदाई रूथल सेरेमनी जो है वो एक रिचुअल है जिसमें एलिफेंट जो है वो देवी देवता जो केरला के मंदिर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उनको बेसिकली शावर करता है, फूल छोड़ता है उनके ऊपर। तो ये हम लोग को एक प्रकार की रिचुअल प्रैक्टिस देखने को मिलती है। इंडिया ने जीत लिया है जीएसएम एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 को, तो इंडिया ने जीता है ये अवार्ड। इंडिया ने टेलीकॉम पॉलिसी और रेगुलेशन में इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिस इंडिया ने जो इंप्लीमेंट करी है, उस चीज के लिए अवार्ड इंडिया को मिला है। मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और रेलवेज अश्विनी वैष्णव, इनका कहना है कि जीएसएम ए जो अवार्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया आज की डेट में टेलीकॉम सेक्टर में जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। इनका कहना है कि राइट ऑफ वे परमिशन जिसका उपयोग जो है वो किया जाता है टू टेक मोर देन 230 डेज नाउ गेट अप्रूवल विद इन 8 डेज, यानी कि कनेक्शन वगैरह जो है वो आपको 8 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से जो है वो मिल जाता है मैक्सिमम। 85% से भी ज्यादा मोबाइल टावर क्लियरेंस जो है वो आज की डेट में इंस्टेंटेनियस, तुरंत के तुरंत जो है वो दिए जाते हैं, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यहाँ पर बात हो रही है। इनका कहना यह है कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर जो है वो इमर्ज हो गया एज अ सनराइज सेक्टर के तौर पर। ये फैक्ट ध्यान में रखिए, सनराइज सेक्टर जो है वो किस सेक्टर को बोलते हैं, जो सेक्टर काफी तेजी से ग्रो करते हैं। और जीएसएमए ये रिकॉग्नाइज करती है हर कंट्री को एक साल में, यानी कि 1 ईयर में एक कंट्री को रिकॉग्नाइज करती है। और इंडिया इसकी विजेता हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में 27 फरवरी 2023 को, जिस समय इंडिया को अनाउंस किया गया था कि इंडिया जो है वो विजेता है। सो जीएसएम एसोसिएशन की बात करें तो ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है 750 से भी ज्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स को,
और 400 कंपनीज को टेलीकॉम इकोसिस्टम में। 1995 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को लंदन, इंग्लैंड, यूके में देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है 1300 साल पुराने बुद्धिस्ट स्तूप को, तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। ओडिशा के अंदर इसको डिस्कवर किया है, तो यू नो अबाउट इट। खोंडलाइट माइनिंग के बारे में भी आपको पता है, खोंडलाइट पत्थर के बारे में भी आप जानते हैं। खोंडलाइट पत्थर किस ट्राइब के नाम पर रखा गया है, कोई बताएगा? खोंडलाइट पत्थर जो है वो किस ट्राइब के नाम पर जो है वो रखा गया है, बताओ। लाइव जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जल्दी से बताओ। वो बताया जा रहा है कि इसकी हाइट जो है 4.5 मीटर्स की जो है वो नजर आ रही है। और देखो एक डायनेस्टी भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है, ओमकारा डायनेस्टी। ओमकारा डायनेस्टी, कोंड कोंड ट्राइब, बिल्कुल सही जवाब दिया तो रविंद्र जी। कोंड ट्राइब के नाम पर जो है ये खोंडलाइट जो है वो पत्थर का नाम रखा गया है। ठीक है। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन ने खोंडलाइट स्टोन्स है वो माइन आउट किए हैं इस पर्टिकुलर साइट से, और ये साइट जो है वो नजदीक में है जगन्नाथ टेम्पल के। और अभादा स्कीम के अंडर ये चीज किया गया है। तो अभादा स्कीम का, अभादा का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड स्ट्रक्चर। तो ये कर क्या रहे हैं कि ये जो स्तूप जो निकला है वो टूटा फूटा है, तो उसको बेसिकली फिर से ये ठीक करेंगे। सो अभादा स्कीम के तहत इसको ठीक किया जाएगा। तो रिसेंटली जो बजट जो हम लोग को ओडिशा के अंदर देखने को मिला, तो ओडिशा सरकार ने प्लान किया कि वो खर्च करेंगे 224 करोड़ रुपए एडिशनली इस स्कीम के तहत, जो कि हेरिटेज सिटी पुरी को डेवलप करने में हेल्प करेगी। भौमकारा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो 8वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच में ये रूल किया करते थे। तोशाला जो है वो नाम इनके किंगडम का हम लोग को देखने को मिलता था, और तोशाला, और इसमें प्रेजेंट डे ओडिशा का पार्ट हम लोग को नजर आता है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ये चीफ गेस्ट के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं 8th रायसीना डायलॉग के दौरान। इंडिया और इटली जो है बताया जा रहा है कि वो प्रोग्रेस जो है वो कर रही है, राइट। नवंबर 2020 की समिट के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें, और आखिरी प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट जो है इटली टू इंडिया की हम लोग को अक्टूबर 2018 में देखने को मिली। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ताजन ये अकंपनी करेंगे मिस मेलोनी को, और मिस मेलोनी जो है वो विजिट करेंगी इंडिया सितंबर के दौरान G20 समिट में। विजिट के दौरान बिजनेस राउंड टेबल जो है वो मार्च 2 को हम लोग को देखने को मिलेगा। इसको को चेयर करेंगे एंटोनियो ताजन और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी। इंडिया और इटली जो है वो 75 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो शेयर कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। 75 साल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को इटली के साथ हो गए हैं। 8वां रायसीना डायलॉग जो है वो 2 मार्च से 4 मार्च के बीच में हुआ था दिल्ली के अंदर, और उसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। और 7वां रायसीना डायलॉग जो है वो 25 से 27 अप्रैल 2022 को न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। ये 8वां रायसीना डायलॉग है, याद रखना। रायसीना डायलॉग हर साल जो है वो हो रहे हैं सिंस 2016, और ये एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस होती है जो कि डिस्कस करती है इंटरनेशनल मुद्दों को। ये एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है इंडिया की जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के मुद्दे पर। इसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, किसके कोलैबोरेशन के साथ? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की कोलैबोरेशन के साथ। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने लॉन्च किया है एक और बेटर सिक्योरिटी फीचर स्पेशली फिंगरप्रिंट के लिए, राइट। स्पूफिंग को डिटेक्ट करने के लिए। स्पूफिंग एक प्रकार का स्कैम होता है जो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, जहां पर क्रिमिनल जो है वो ईमेल एड्रेस, नेम, फोन नंबर, वेबसाइट URL की मदद से कन्विंस करते हैं विक्टिम को दैट दे आर इंटरैक्टिंग विद ट्रस्टेड सोर्सेज। जैसे फोन आता है ना कि हेलो, हम SBI से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट सीज हो गया है। मेरी मम्मी के पास एक बार आया था, मेरी मम्मी को बाहर भेजा, मैंने, मम्मी आप एक काम करो, जाओ बाहर, फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि आपके सामने जो है मैं वैसी बात नहीं कर सकता जैसी मैं करना चाहता हूँ। फिर मम्मी को बाहर भेजा, थोड़ी देर तक उसको पकाया मैंने, 10-1 मिनट तक फ्री बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि पकाते हैं इसको थोड़ी देर तक, मजे लिए उसके। अरे अभी देता हूँ OTP अभी, तो उसको गलत OTP दे रहा था मैं बार बार। तो मैंने कहा नहीं नहीं, यही आया है, यही आया है, यही आया है। तो मैंने कहा साले फ्रॉड करते हो। फिर वहां से बीप 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 आया, फिर मैं बीप 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 कर दिया। फिर ऐसी बहुत देर तक चलता रहा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है ये। तो आज की डेट में जो है वो
मिन्यूटिए के बारे में आपको बताया कि फिंगर की क्या बिल्कुल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, वो लाइंस जो आप फोन को ओपन करने में यूज करते हो ना, वही सेम चीज। तो सेम है, ये पूरा का पूरा टॉपिक रिपीटेड है, अब इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा कुछ नया इसमें नहीं है। ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव ने इसका उद्घाटन हुआ है यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला के द्वारा हैदराबाद में। ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव हैदराबाद, याद रखना। 28 फरवरी को फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने उद्घाटन किया है ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में। श्री रुपाला का कहना यह है कि इंटरवेंशन जो है टेक्नोलॉजी का, ये जरूरी है एनिमल हस्बेंड्री के डेवलपमेंट के लिए। मिस्टर रुपाला का कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, टेकन द इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टअप्स फॉर ऑल सेक्टर्स। उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि नीड फॉर स्टार्टअप फॉर एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, मतलब फार्मर्स के स्टार्टअप्स के लिए। और एडिक्वेट एलोकेशन हैज बीन मेड इन द अमृतकाल बजट फॉर द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यूनिट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है एनिमल हस्बेंड्री में और फिशरीज में प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव जो ये ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो ये है कि इंकरेज करना एग्जिस्टिंग और बडिंग स्टार्टअप को लाइव स्टॉक, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में। और कॉन्क्लेव जो है वो प्रोवाइड कराता है एक प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, कि वो अपने आइडियाज शेयर कर सकें। इसके अलावा वर्कशॉप भी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है अर्ली स्टेज स्टार्टअप ऑपरेटर को ट्रेन करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में। 4.4% की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के दौरान। और तीसरा जो क्वार्टर हम लोग को 2022-2023 का देखने को मिल रहा है, उसमें जीडीपी एस्टिमेशन जो है वो 40.19 लाख करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। तीसरा क्वार्टर जो है वो 21-22 का, जिसमें जीडीपी जो है वो 38.51 लाख करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। रियल जीडीपी जो है वो एस्टिमेटेड ये है कि वो 7% से ग्रो करेगी। नॉमिनल जीडीपी जो है वो बताया जा रहा है कि 15.9% से जो है वो ग्रो करेगी। जीडीपी का मतलब टोटल रेवेन्यू, इसके बारे में आपको पता है कि हमारी कंट्री की पूरी टेरिटरी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो उसकी वैल्यू। रियल जीडीपी जो है वो कैलकुलेट की जाती है कि जीडीपी कैलकुलेट एट कांस्टेंट प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइस के आधार पर, राइट? मतलब विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस, विदाउट एनी बेसिकली एक्सटर्नल, आप कह सकते हो कि जो इश्यूज होते हैं ना, डेप्रिविएशंस वगैरह। सो इकुशे बोई मेला ये खत्म हुआ है 28 फरवरी 2023 को, और ये शुहरावाड़ी उद्यान ढाका, ढाका मतलब बांग्लादेश, वहां पर हम लोग को देखने को मिला है। 1 महीने लंबा इकुशे बुक फेयर, इसमें बहुत सारे स्टॉल्स है वो लगे थे। बांग्ला अकादमी और शुहरावाड़ी उद्यान के हम लोग को स्टॉल्स देखने को मिले थे बुक्स खरीदने के पर्पस के लिए। बांग्ला अकेडमी जो है वो ऑर्गेनाइजर थी इस पर्टिकुलर फेस्टिवल की। इतना कोई डिटेल में आएगा नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखना, उकिशे बुक फेयर बांग्लादेश का हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्टार्ट हुआ था 1972 में, कि जिन लोगों की मौत हुई है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि आपको पता है 1971 में ये जो ईस्ट पाकिस्तान था वो उभरकर बांग्लादेश बना, बांग्लादेश कंट्री बनी, वॉर भी हुआ था 1971 का। तो काफी सारे लोगों की जो जान गई थी, उनके सैक्रिफाइस के लिए ये बुक फेयर हम लोग को देखने को मिलता है। बिहार सरकार ने 2.6 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। बिहार फाइनेंस मिनिस्टर विजय चौधरी, इन्होंने प्रेजेंट किया है 2,61,885.40 करोड़ का बजट 2023-2024 के लिए। पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ज्यादा हम लोग को ये बजट देखने को मिल रहा है। टोटल प्रपोज बजट में से 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है कि नई स्कीम्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने रेज किया है स्पेशल स्टेटस की डिमांड बिहार के लिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराओ। और ये पहला बजट हम लोग को 7 पार्टी ग्रैंड अलायंस गवर्नमेंट का देखने को मिल रहा है, जिसको चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 22,200 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए, यानी कि लगभग 22% एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया है। और रूरल डेवलपमेंट के लिए लगभग 15-15.5% एलोकेट किया गया है। और करीब 7% जो है वो एलोकेट किया गया है हेल्थ सेक्टर के लिए। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है उसको 1200 एडिशनल बेड्स भी मिलेंगे। बिहार सरकार जो है उनका फिस्कल डेफिसिट 2.98% का बताया जा रहा है, राइट? और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.78% का जो है वो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है।
और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने एलोकेट किए हैं 2374 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए। 800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। 100 करोड़ रुपए जो है वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए और दूसरी स्कीम्स के लिए अप्रूव किए गए हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सेल्फ एम्पावरमेंट ऑफ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन के लिए बढ़ा दिया गया है, 10,000 से 25,000 कर दिया गया है। लाइव स्टॉक और फिशिंग और एक्वाकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ यहाँ पर 9.5% और 6.7% की देखने को मिली है। और स्टेट बजट जो है उसने 60% को 60% सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा, 18.83% जो है वो लोन और 21.46% स्टेट के रेवेन्यू से ये जनरेट हुआ है बजट। तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान में रखने का था। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो 10 क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो सेटअप करेगी फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स, राइट, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल, एवोकाडो, ब्लूबेरी, तो इनके लिए करेगी। ये सेंटर जो है इनको सेटअप किया जाएगा आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत। क्लीन प्लांट सेंटर जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे फ्रूट क्रॉप्स के लिए, जैसे एप्पल, वॉलनट, एलमंड, ग्रेप्स, मैंगो, पोमोग्रेनेट, राइट, और भी दूसरे इस प्रकार के प्लांट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बजट 2200 करोड़ रुपए का अगले 7 सालों के लिए 2030 तक, और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इंप्लीमेंट जो है वो किया जाएगा, राइट। और इसमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के एसोसिएशन के साथ जो है ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। रिसेंट सालों में डिमांड जो है वो इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल अलग अलग फ्रूट प्लांट्स की जो है बढ़ गई है। 2018 में 21.44 लाख एप्पल के प्लांट्स इंपोर्ट किए गए थे और 2020 में ये बढ़कर 49.57 लाख इंपोर्ट जो है वो हो गया। परमिशन एवोकाडो प्लांट इंपोर्ट की जो है वो देखने को मिल रही है, ये भी बढ़ा दी गई है। 1000 हुआ करती थी 2018 में, अब ये 26,500 कर दी गई। ब्लूबेरी प्लांट के इंपोर्ट भी बढ़ा दिए गए हैं, 1.55 लाख से 4.35 लाख जो है वो कर दिए गए हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। राइट ऑफ एवरीवन टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो डिग्निफाइड लाइफ जो है वो हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट्स के, बताइए। थीम जो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का, बताओ आंसर तो बताओ। आर्टिकल 21 में आंसर का वेट कर रहा हूँ। राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी कितनी बार पढ़ा है? सो थीम जो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 की वो है सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। इस थीम के तहत यूएनएआईडी जो है वो हाईलाइट कर रही है कि किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन एक की पॉपुलेशन का और लोगों का जो एचआईवी से जूझ रहे हैं, राइट। तो होता है ना एचआईवी एड्स वाले लोगों का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उनके साथ जो है वो किया जाता है, तो उसके लिए ये थीम हम लोग को देखने को मिल रही है। क्रिमिनल लॉज टारगेट करते हैं लोगों को एचआईवी के और वॉयलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स। कंट्रीज ने कमिट किया है कि 2025 तक लेस देन 10% कंट्रीज जो हैं उनके पास प्यूनिटिव लीगल और पॉलिसी एनवायरमेंट होगा जो अफेक्ट करता है एचआईवी रिस्पॉन्स को। एचआईवी पेशेंट के साथ जो भी भेदभाव करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड 2022 इन्होंने जीत लिया है, मेसी ने। ये सेकंड फीफा द बेस्ट अवार्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल अर्जेंटीना ने जो है वो जीता है फ्रांस, मतलब पेनाल्टीज में फ्रांस के अगेंस्ट, राइट। मेसी ने 2 गोल्स स्कोर किए थे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कैटेगरी वाइज देख लो विनर जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं स्टेट पीएससी वगैरह में। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर मेसी को मिला है। फीफा वुमेन्स प्लेयर ये पुटेलास को मिला है स्पेन की। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर ये हम लोग को मार्टिनेज को मिला है अर्जेंटीना के। फीफा वुमेन्स गोलकीपर जो है वो मैरी आर्प्स को मिला है, राइट। इसके अलावा फीफा वुमेन्स कोच की बात करें तो ये सरीना वेगमैन को मिला है, और फीफा मेंस कोच की बात करें तो लियोनेल स्केलोनी को मिला है अर्जेंटीना के। फीफा बेस्ट गोल का अवार्ड, पुस्कस अवार्ड, ये मार्किन ओलिक्सी को मिला है। फिर फीफा फैन अवार्ड
ये अर्जेंटीनियन फैंस को मिला है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है वो लूका लूका लोचशविली जॉर्जिया के। जन विश्वास बिल, एक्सपेक्टेशन ये है कि इसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंट्रोड्यूस किया एक बिल पार्लियामेंट के अंदर दिसंबर 2022 में। बिल जो है वो पार्लियामेंटरी ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी जो है वो रेडी है, इसकी जल्दी रिपोर्ट ये सामने रखेगी। इस बिल के तहत 183 सेक्शन 42 एक्ट्स के 19 मिनिस्ट्रीज के अंदर इसको अमेंड किया जाएगा। एक्ट के अंदर इंडियन पोस्ट ऑफिस है, इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, और भी काफी सारे कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिल प्रपोज किया गया है कि वो रिप्लेस करेगा प्रिजन के टर्म्स को विद ओनली अ मॉनिटरी, यानी कि काफी सारे ऐसे कानून होते हैं ना जिसमें लोगों को जेल की सजा सुना दी जाती है, पेटी ऑफेंसेस, छोटे मोटे अपराध, तो बोल रहा है उसमें जो है मॉनिटरी फाइन लगाओ और लोगों को जेल में मत भेजो। 47 फाउंडेशन डे हम लोग को इंडियन सिविल अकाउंट्स डे का देखने को मिल रहा है, सेलिब्रेट किया गया 1 मार्च को। सेलिब्रेशन हुआ था डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपद न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी के साथ एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर हमें देखने को मिले थे। इंडियन सिविल अकाउंट्स डे की बात करें तो ये 1 मार्च 1976 को एस्टैब्लिश किया गया था, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने के लिए। इसको बनाया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट के मेंटेनेंस के पर्पस के लिए बनाया गया था इसको, ऑडिटिंग के पर्पस के लिए। 1976 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए थे 2 ऑर्डिनेंसेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1976 और डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ यूनियन अकाउंट्स ट्रांसफर ऑफ पर्सनल 1976, सेपरेट करने के लिए कि भाई दोनों के अकाउंट जो है वो अलग हो, सेपरेटेड हो। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। पेमेंट और अकाउंटिंग सिस्टम का चार्ज इनके पास होता है इंडिया के। करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हम लोग को भारती दास देखने को मिल रही है। आईसीएएस का कहना यह है कि एक वेब पोर्टल जो है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के मॉनिटरिंग के लिए। चलो फटाफट अब मैं क्वेश्चन रखूंगा आपके सामने। देखो आंसर इसमें लिखा हुआ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बट आप मतलब ऐसा कर रहे हो आपकी स्क्रीन से अपनी मुंडी हटा दो और रिकॉल करके आंसर देने की कोशिश कर रहा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है एक साल का लंबा फेस्टिवल, 284th बर्थ एनिवर्सरी संत सेवालाल महाराज जी की मतलब उनकी श्रद्धांजलि के लिए। ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस गुरु जो है वो किस कम्युनिटी के हम लोग को देखने को मिलते हैं? बंजारा कम्युनिटी के हैं ये। अपन ने डिस्कस किया था सेवालाल महाराज जी, संत सेवालाल महाराज जी बंजारा कम्युनिटी के लिए कमेटी के। 2023 मार्कोनी अवार्ड जो है वो किसको मिला है? हरि बाल कृष्णन को। 2023 मार्कोनी अवार्ड हरि बाल कृष्णन को मिला है। इंडियन एयरफोर्स का कंटिंजेंट जिसमें 110 एयर वॉरियर्स हम लोग को देखने को मिले। यार मुझे लग रहा है कि ये कल का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक कल वाले क्वेश्चन रिपीट हो गए। यस, हाँ मैं टीम को लिख देता हूँ। चलो आज स्किप करते हैं, कल वाले क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, अपडेट होके आएगा तो मैं आपको पीडीएफ में जो अपडेट करके दे दूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, फटाफट मिलते हैं। अब हम लोग कितने बजे? 4 बजे मिलेंगे मेन करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि आज पॉलिटी का एक लंबा लेक्चर जो है वो कवर करना है। क्योंकि पॉलिटी का अभी मतलब ये मान के चलो कि ये मेरे ख्याल 10 एक घंटे के आसपास पहुंचेगा वाला पॉलिटी का वीडियो। चलो जय हिंद।